नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आमतौर पर आपकी आदत है इस प्रोग्राम में आशीष जी को देखने की, लेकिन पहले मैं 30 सेकंड लूंगा भाव को जोड़ने से पहले। न्यूज लॉन्चर की शुरुआत से लेकर अब तक और उससे पहले से भी आशीष जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिना एक दिन की छुट्टी लिए लगातार लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने फिलवक्त बहुत दबाव में आकर जब सबने कहा कि आपको छुट्टी लेनी चाहिए, तो 5 दिन की छुट्टी ली है और 5 दिन आपको फिलहाल हमें झेलना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। ले आइए भाव को चर्चा में। नमस्कार भाव, बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा जरूरी था दर्शकों को बताना। अ, 8 लोगों की जान चली गई और सवाल यह है कि उन 8 लोगों का हत्यारा किसे माना जाए। आप समझ गए होंगे, बात जयपुर की हो रही है, एसएमएस अस्पताल की हो रही है। और हालत ये, आलम ये कि 8 लोगों की जब जान चली गई, तो जो पर्ची वाले सीएम साहब है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोरम पूरा कर रहे हैं या फिर कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कुछ खबरें हैं, जरा सबसे पहले उन खबरों को देख लीजिए, कैसे डबल इंजन की सरकार भागी है। जी, रात 11 बजे धुआं निकलना शुरू हुआ, मरीजों को बेड सहित लेकर भागे तीमारदार। जयपुर अग्निकांड में 7 मौतें। हालांकि अब तक 8 ऑफिशियल मौतों का ऐलान हो चुका है। हेडलाइन बदलिए, दूसरी ले आइए। राजस्थान, बेहोश थे कई मरीज, भाग गए डॉक्टर। एसएमएस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से कैसे गई 8 की जान। अगली हेडलाइन ले आइए। मेरी मां को बचाने वाला कोई भी नहीं था। ध्यान दीजिए इस बात पे, इस पीड़ा पे, इस दर्द पे। मेरी मां को बचाने वाला कोई भी नहीं था, परिजनों ने बयां किया एसएमएस अस्पताल की आग का भयावह मंजर। और अब जरा कुछ बयान आपको दिखाते हैं। ले आइए एक एक करके। ये देखिए, जो अभी आपने जनसत्ता की हेडलाइन देखी, वो नरेंद्र सिंह का बयान था। नरेंद्र सिंह की मां वहां पे थी और नरेंद्र सिंह लिखते क्या बताते हैं एक एजेंसी को। मैं नीचे खाना खाने आया था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आईसीयू में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। आग बुझाने के लिए कम से कम एक सिलेंडर तो होना चाहिए था। हमें तो इसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरी ले आई। ये देखिए, ये ओम प्रकाश हैं। इन्होंने कहा 11:20 पर जैसे ही धुआं निकला था, तो हमने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि धुआं निकल रहा है, मरीजों को दिक्कत हो सकती है। फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ता गया, डॉक्टर और कंपाउंडर निकल गए। फिर अचानक से इतना धुआं बढ़ गया कि मरीज को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी 4-5 मरीजों को बाहर निकाला गया। दुर्भाग्य से इस घटना में मेरी मौसी के बेटे की जान चली गई। वो लगभग ठीक हो रहा था और 2-3 दिन में उसी छुट्टी मिलने वाली थी। 25 साल की उम्र थी इनके मौसेरे भाई की। एक और बयान देखिए। इस हादसे में अपने परिजन को खोने वाले एक शख्स ने कहा, वो मेरी मौसी का बेटा था, उसकी उम्र 25 साल थी और नाम पिंटू था। जब रात 11:20 पर धुआं निकलना शुरू हुआ तो हमने डॉक्टरों को बताया। ये वही है, वही बयान है। धुआं बढ़ा, डॉक्टर और नीचे काम करने वाले सभी लोग बाहर चले गए, सब मरीजों को छोड़कर भाग गए। फिर अचानक इतना ज्यादा धुआं हो गया कि हम मरीजों को बाहर नहीं निकाल पाए। फिर भी हमने 4-5 मरीजों को किस तरह बाहर निकाला। हटाइए। अब ये तो वहां पे जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने अपना दर्द बताया। लेकिन जब कहीं कोई घटना होती है, तो जाहिर सी बात है, जो लोग पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक लाइफ में, वो वहां पहुंचते हैं हाल चाल लेने के लिए, देखने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए। ऐसे ही एक शख्स है, राहुल गांधी का एक नन्हा सिपाही कह लीजिए, रौनक खत्री। एक ट्वीट है, ले आइए जरा रौनक का ट्वीट। हाँ, ये देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। रौनक खत्री कल जयपुर प्रवास पर थे। रात को एसएमएस अस्पताल में आग लगने से एक बड़ा हादसा हुआ। जब वे मौके पर पहुंचे तो जयपुर पुलिस ने उन्हें बिना किसी कारण के हिरासत में ले लिया। रात से अब तक उन्हें जबरन खो नागोरियान थाने में डिटेन कर रखा गया है।
ये कर रही है मोदी जी के परिचय वाले सीएम की पुलिस कि कोई जाए तो भैया उसको डिटेन कर लो, हिरासत में ले लो। और पूरे देश में यही कल्चर है, नजरबंद कर लो, जाने ही मत दो। अब रविंद्र भाटी विधायक है, निर्दलीय विधायक है, वो भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा है जरा वो सुनिए, फिर दो चीजें और है और फिर सीधे भाव की तरफ चलेंगे। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है, इस स्टेट की बहुत बड़ी घटना है। जैसे ही पता चला कि लगभग रात को 12 बजे के आसपास ये घटना घटी थी, हम सारे लोग आए। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है। इस तरीके की घटना एक तरीके से जो हमारे सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की जो स्थिति है वो स्पष्ट कर रही है। आईसीयू है, उसमें अगर इस तरह के हालात होते हैं जहाँ पर गंभीर मरीज थे आईसीयू में, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि न्यूरोलॉजी के अंदर जो ये घटना हुई है ये बहुत बड़ी चीज है। आईसीयू के अंदर इस तरीके की घटना घटित होना, और हो सकता है कि अगर समय रहते तमाम चीजें कंट्रोल में नहीं होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अभी तक मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ, मैं बड़ी दूर से आया था, रास्ते में आ ही रहा था जयपुर, तब मुझे समाचार मिले, मैं सीधा एसएमएस आया हूँ। भाटी जी 10 बजे की घटना बता रहे हैं, प्रशासन को 11:30 बजे तक खबर तक नहीं लगी। आईसीयू में ये बहुत बड़ी लापरवाही, ये स्टेट के ऊपर और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल है। मरीज अपने अपने लोगों को लेकर खुद भाग रहे थे, परिजन लेके भाग रहे थे, ये स्थिति थी। बिल्कुल, ये जो वीडियोस वगैरह भी जो आ रहे थे उसके अंदर जो स्थितियां स्पष्ट हो रही, बहुत विकट, घोर लापरवाही। ठीक है, हटा दीजिए। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं इस घटना पे और भजनलाल शर्मा साहब क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए। द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू अ फायर ट्रेजेडी एट अ हॉस्पिटल इन जयपुर राजस्थान इज डीपली सैडनिंग। कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, मे द इंजर्ड रिकवर सून। और लाइए जरा पर्ची वाले सीएम साहब को भी लाइए, जल्दी से लाइए। हाँ, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों के देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम आ गए, प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हटाइए भाऊ, अब सीधे आपकी तरफ चलते हैं और शुरुआत में एक बड़ा मासूमाना सवाल है मेरे मन में, उससे करना चाहूंगा। एक खबर और पढ़ी है, जरा उसको लेते आइए, उस खबर के साथ भाव की तरफ चलेंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में लगी आग, 3 दमकलों ने पाया काबू, मशक्कत करनी पड़ी थी। और ये खबर 8 जनवरी की है, मैं पहले बता दूं 8 जनवरी 2024 की। हटा दीजिए इसे भाऊ, ये 8 जनवरी 2024 और 2019 से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एसएमएस अस्पताल का। मेरा मासूमाना सा एक सवाल है, उस समय भी इंक्वायरी बैठी थी, उस समय इंक्वायरी बैठी थी तो उस समय उसकी जांच हुई होगी, उसका कोई रिपोर्ट आई नहीं आई उसका अब तक कुछ पता नहीं है, और फिर एक घटना हो जाती है। और जब घटना होती है तो आपने देखा ही, भजनलाल शर्मा जी तो कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम के चरणों में उनको स्थान मिल जाए, वो तो अब इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अभी तो उन्हें जीना था, 25 साल की उम्र थी एक बच्चे की, आपने देखा अभी पिंटू की, वो भी चला गया। तो ये ठेका ले लिया है क्या मिलवाने के लिए, और क्या है ये? देखिए स्वप्निल जी, बहुत दुखद घटना है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये सरकारी अस्पताल है, ऐसे में सवाई मानसिंह सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर का। हाल ही में मोहन भागवत जी ने इंदौर के प्रवास के दौरान ये कहा था, शिक्षा और स्वास्थ्य ये आम जनता से हाथ से दूर गया है। जो कुछ भी सरकारी हॉस्पिटल्स है, वही एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उसके लिए वही एक जगह है। ये हादसा हुआ न्यूरोलॉजी के जो का आईसीयू है उसमें। अब देखिए उस आईसीयू में जब ये हादसा हुआ तब 11 लोग थे, उन 11 में से 8 गए हैं, मात्र 3 बच पाए।
साथ में दूसरा जी आईसीयू था, उसमें 13 लोग थे, लेकिन उनको खाली कराया गया। वो किस्मत वाले थे, अच्छा था। सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल बात जो लगती है मुझे, जो सबसे लापरवाही बात ये लगती है कि चिंगारी हुई और कुछ धुआं उठने लगा, मरीज चिल्लाने लगी, ये धुआं उठ रहा है, पता नहीं आईसीयू में तो वैसे ही कंट्रोल्ड क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर होता है ऐसे में। तो इससे तो उस चिंगारी और धुएँ को वहाँ के स्टाफ ने निग्लेक्ट किया। जब धुआं एकाएक बढ़ गया और फैलना शुरू कर दिया, तो उस धुएँ से सबसे पहले ये लोग भागे। ये जो 2-3 मरीज बचे हैं ना, ये उनके जो साथ वाले लोग घुसे अंदर, उन्होंने कैसे तो भी करके निकाला, बाद में तो निकाला भी नहीं जा रहा। वो आग जी भड़की, उससे सारे ट्यूब्स जल गए, एसी ब्लास्ट होना शुरू हो गए, एसी जलना शुरू हो गए, जो गैस लीक हुई वो ज़हरीली गैस थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि जलने से कितने लोग मरे, ज़हरीली गैस से कितने लोग मरे। सवाल है कि ये शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। शॉर्ट सर्किट स्टोर रूम में हुआ, जहाँ कुछ पेपर्स रखे हुए थे, कुछ सामान रखा हुआ था। ज्वलनशील सामग्री जो लिस्ट आई है, उसमें ज़्यादातर ज्वलनशील सामग्री थी। एक मरीज का ये भी कहना है कि वहाँ पे जो मरीज के जो लोग साथ में थे, उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब कोई वो सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था। दूसरी बात, हम्म यदि आग से यदि धुआँ हो जाता है, तो और धुआँ ज़हरीला हो जाता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है? आपके पास मास्क तो है नहीं। आग बुझाने के लिए जो दमकल आएगा, उनके पास तो सुविधा होती है। लेकिन जनरली यदि फायर ब्रेकआउट होता है, यदि आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए सिलेंडर्स होते हैं। लेकिन ज़हरीले धुआँ से कैसे निपटा जाए? और ये हादसा मुझे इसलिए ज़्यादा बहुत इससे मैं झंझोर उठा हूँ, क्योंकि एक आपने जैसा कहा कि 8 जनवरी में एक ऐसी ही आग लगी। माइक्रोबायोलॉजी की जो लैबोरेटरी है, उसमें आग लगी। वो भी स्टोर रूम से शुरू हुई। उस स्टोर रूम से आग लगी, फिर वो जो मंत्री थे, चिकित्सक मंत्री, वो भागे। चिकित्सक मंत्री ने वहाँ गया। वो आग इससे भी बड़ी आग थी, क्योंकि इस आग को बजने बुझने में तो मतलब ये इसमें तो क्या लोग जितने थे उसमें से मैक्सिमम तो डेथ ही हो गई, मर ही गए। डॉक्टर और स्टाफ पहले भग गया। 2-3 मरीजों को निकाल पाए, बाकी लोगों की डेथ हो गई। धुआँ था, ज़्यादा आग कितनी थी पहली तो एक आधे घंटे के अंदर आग को काबू पा लिया। लेकिन इसके पहले जो आग लगी, उसको दमकल को 2 घंटे लगे आग बुझाने में। जी संयोग जी से वहाँ पर कोई मरीज नहीं थे या डॉक्टर और जैसे कि आदत शायद मुझे लगता है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों को आदत है, जैसे हादसा हो जाता है, वो सबसे पहले भाग लेते हैं। तो उस टाइम पे भी वो लोग भग गए तो कोई जान की हानि नहीं हुई, तो खबर बड़ी बनी नहीं। लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, मशीन्स गई और माइक्रो लैब की वो समय वैसा था कि जब कोविड और बहुत सारी ऐसी जो डिसीजेज़ हैं, उसकी जो टेस्टिंग है वो माइक्रो बायोलॉजी के लैब में ही होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट गए, हालाँकि बाद में इन्होंने लिपापोती की उसकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फायर ब्रिगेड का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था जिन्होंने बुझाया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट डैमेज होते हुए हमने दिखाई दिए। तो कुल हम्म। मिलाकर तब एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। सवाल है उस इंक्वायरी का क्या? यदि शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्टी वायरिंग से होता है या पुरानी वायरिंग से होता है या वायरिंग के साथ छेड़खानी से होता है। आपने बीच बीच में से काट के उसमें से ओवरलोड कर दिया, जितना लोड है वायरिंग का उससे ज़्यादा लोड लिया, कई इसके पैरामीटर्स हैं। आपने किया क्या? उस इंक्वायरी के बाद आपने ये नहीं देखा यदि शॉर्ट सर्किट इस कमरे में हो सकता है, तो फिर पूरे हॉस्पिटल के वायरिंग का कभी आपने ऑडिट किया? क्या वहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट होता है? यदि ऑडिट हो गया तो पिछले ऑडिट की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? जो आपकी इंक्वायरी आपने कहा था रिपोर्ट करो, इंक्वायरी रिपोर्ट की जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब छपी हुई खबर है, उसमें तो इनिशियली यही बताया गया कि डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो आग हम्म। लगी क्यों? आग लगने के बाद क्या आपने एक सिंपल सी बात है, घर में 3-4 जगह स्पार्किंग होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन है वो बोलता है साहब वो ये पूरी वायर चेंज करनी पड़ेगी, ये वायर मुझे लगता है कि खराब हो गई है। तो पूरी घर की वायर चेंज करते हैं। आज अस्पताल जहाँ लोग जीवन के दान से आते हैं कि भई हमको जीवन मिलेगा। जो अपनी जीवन मतलब जिसको गारंटी कि अब मैं बचूँगा नहीं, तो उसका आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी उसका एक जगह है कि मैं अस्पताल में जाता हूँ। अस्पताल में जाऊँगा तो मुझे जीवन दान मिलेगा। अस्पताल में हम्म। जो 25 लड़के की पिंटू की बात कर रहे हैं, वो तो 3 दिन बाद छूट रहा था। 3 दिन बाद हाँ वो शायद तो वो ठीक हो रहा। ठीक हो ठीक रहा हो रहा। था। वो इस हादसे से मरना ये सबसे बड़ी विफलता है। क्या लोगों का अस्पतालों में विश्वास होगा? और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो जयपुर जैसे जो राजस्थान की राजधानी है उसके सबसे बड़ा अस्पताल।
यदि वहां पे ये स्थिति है तो बाकी अस्पतालों में क्या? सवाल है ये होता क्यों है आशीष? हम कई लोग कहते होंगे कि यार ये विरोध में बोलने के लिए डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये हादसे नहीं होते यदि आपका मुख्यमंत्री दमदार होता। एक ठीक देखिए बात है। कोई भी घोड़ा जो है ना वो अपने ऊपर बैठे हुए सवार से पहचानता है कि ये घुड़सवार है तो घोड़ा उस हिसाब से दौड़ता है और यदि घोड़े को पता है कि एक नौसिखिया बैठा है ऊपर तो वो उस हिसाब से दौड़ता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी कंट्रोल है नहीं मतलब एक ऐसे काबिल भाऊ आदमी आप के। ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशासन है राजस्थान का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि पर्ची वाले सीएम है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? ये साइकोलॉजिकल है आशीष। ये हाँ। स्वप्निल ये जी। साइकोलॉजिकल है। यदि कोई किसी ऑफिस में भी कोई यदि सख्त अधिकारी हो तो पूरा ऑफिस हाँ। डिसिप्लिन में आ जाता है, सुबह टाइम पे आ जाता है, टाइम पे जाता है, ऑफिस में ज्यादा आवाज नहीं होती, सब कायम तनादन काम हो जाते हैं। और यदि लचर ऑफिसर आ गया कि जो खुद ही 11 बजे आ जाए, आने के बाद हंसी मजाक करता रहे, उस ऑफिस में कभी काम नहीं होता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये हमने देखा जी। आपके अपने घर में भी हम दादाजी से डरते, पिताजी से डरते, क्यों डरते? क्योंकि वो जानते हैं कि एक अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। क्या वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी अथॉरिटी से काम करते हैं? मैं राम का नाम लेने मैं तो बहुत बड़ा मैं आस्तिक हूँ, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं कई बार कार्यक्रमों में बोलता हूँ। लेकिन क्या हम्म। ऐसे टाइम पे राम को मैं प्रार्थना करता हूँ राम जी को कि अपने चरणों में इनको शांति दे। अरे मूर्ख क्या ये राम के चरणों में शांति लेने के लिए आए थे क्या? या ऐसा ही बयान ठीक हो बात। गया जैसा मोक्ष में जैसा कुंभ में कहा गया कि साहब कुंभ में मर गया तो मोक्ष मिल गया इनको, इतना चिंता करने की हम्म। जरूरत नहीं है। तो राम जी के चरणों में इतना जाने का शौक हो तो खुद जाके मुख्यमंत्री लेटे ना ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ ये आग की घटनाएं हुए और जहाँ लोग सीधा स्वर्गवास पधारे। क्या ये शर्मसार बात थी कि भाई उनके भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री तो राम का नाम नहीं लिया। उन्हें कहा कि भैया मैं हम्म। जितने भी दिवंगत है उनकी आत्मा की शांति के लिए बात करता हूँ और हम्म। जो जख्मी है उनके परिवारों के साथ में खड़ा हूँ। सवाल है ऐसे हम्म। हादसे होते क्यों है? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ऐसे रबर स्टैंप के लचर मुख्यमंत्री है जो विधानसभा में बोलते हैं तो हंसी का पात्र हो जाते हैं, जो बाहर कहीं हम्म। भाषण देने जाते हैं तो हंसी का पात्र हो जाते हैं। पहली बार चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट हार गया, दूसरी बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा और जीत गया। हम्म। जो आदमी स्टेज पे लोगों को कंपेयरिंग का काम करता था, जो स्टेज पे अनाउंसर का काम करता था, उसके हाथ में आपने राज्य दे दिया। यदि हम्म। आज वसुंधरा इस स्थिति में होती तो शायद हादसे नहीं होते। क्योंकि उनको हम्म। पता है कि हमारी मुख्यमंत्री ऐसी है, एक झटके में पहले ही आग में जब पहली बार माइक्रो लैबोरेटरी में आग लग गई, तब कई डॉक्टर्स और अधिकारी नप चुके होते। यदि वो नप चुके हम्म। होते तो उसके बाद में लोग कहते कि भैया रिस्क नहीं लेना, नौकरी की रिस्क है, अपने ऊपर से अपने को जेल जाना पड़ेगा, तो पहले जरा कुछ आता है डाउट तो पहले इसको रिप्लेस करो। हमारा क्या जा रहा है 2000 मेरे पास अभी लेटेस्ट तो बजट इसका है नहीं, लेकिन पिछला जो बजट है 2025-24 का, हम्म। 24-25 का जो बजट है, उस फाइनेंशियल बजट में 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए इसलिए दिए गए थे क्योंकि इंफ्रा पे ज्यादा काम करना है। इन्फ्लो। इंफ्रा पे जी। काम करना है मतलब जो पुरानी जो ऑफिसेस है उनको रिनोवेट करना है उनका, क्योंकि बहुत ये सवाई माधव हॉस्पिटल बहुत बहुत पुराना हॉस्पिटल है। इसमें रिनोवेशन की जरूरत है, इसमें कम से कम इलेक्ट्रिकल की, अरे नहीं कहीं तो आईसीयू जैसे जगह पे तो तुम्हें थोड़ी सी सही ये बरतना चाहिए, प्रिकॉशन बरतना चाहिए, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। कुल मिलाकर हम्म। ये हत्या है यदि मैं कहूँ तो। ये हत्या है इसलिए कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन इसको हम्म। लापरवाही करके नहीं छोड़ सकता, प्रशासन इसको हादसा करके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये अर्थक्वेक नहीं था, ये कोई गॉड्स हम्म। हैंड नहीं था इसमें, ये अर्थक्वेक नहीं था, ये कोई इतना बादल फट गया साहब की पूरा पानी घुस गया, हम क्या करें, हॉस्पिटल में पूरे शहर में पानी घुस गया, हॉस्पिटल में घुस गया, तो मैं मान सकता हूँ। हम्म। नॉर्मल सिचुएशन में यदि आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो ये लापरवाही है प्रशासन की, ये फायर सेफ्टी के ऑडिट नहीं होते हैं, ये हम्म। लापरवाही है और ये लापरवाही अपने अस्पताल में की। स्कूल अस्पताल इस जगह लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। स्कूलों में हम्म। देश का भविष्य पड़ता है। जब बच्चों की मृत्यु होती है तो बहुत आदमी झिझोड़ जाता है क्योंकि हम अभी आपका भविष्य खो रहे हैं। इसी राजस्थान में भाऊ छत गिर गई थी, बच्चे दब के मरे थे, और उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि क्या अपने घर से पैसे लेके आऊं क्या? तो ये तो हाल है, संवेदनहीन लोग हैं तो यहाँ पे। तो संवेदनहीन इसलिए है क्योंकि मालूम है कि जी। उनके मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है। हम्म। उनको पता है ना मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है।
मतलब मुख्यमंत्री विधानसभा में भी, मैं विधानसभा के कई विधायकों को जानता हूँ, विपक्ष के भी है, सत्ता पक्ष के भी विधायकों को जानता हूँ। वो खुद कहते कि ये जब विधानसभा में बोलना खड़े हो जाते हैं तो हम इधर-उधर भागने झाँकने लगते हैं। पता नहीं बाबा क्या बोल देगा, और अनशन बोल देता है तो ये पूरा जोक बन जाते हैं। विपक्ष उठ-उठ के ताने कसते हैं। एक होता है कि आदमी सीखता है। यहाँ तो भजन लाल शर्मा सीखना भी नहीं चाहते। भजन लाल शर्मा को ये मालूम है कि मैं दिल्ली की कृपा से मुख्यमंत्री बना हूँ। जब दिल्ली की कृपा से मुख्यमंत्री बना हूँ, तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस पद पे जाने के बाद पद के अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। एक आप कुछ अच्छा एडवाइजर रखिए, कुछ आप सीखने का प्रयास कीजिए। लेकिन भजनलाल शर्मा की मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति होगी आज के डेट में, इतनी ताकत होगी कि वो अपने पीए भी अपॉइंट करे, अपने ओएसडी भी अपॉइंट करे। सब तो दिल्ली से होता होगा। ऐसे में उनके पास सिवाय ये ट्वीट करने से कुछ नहीं बचा है। लेकिन निरंकुश पूरा सिस्टम हो चुका है। पूरा सरकार फ्री फॉर ऑल हो गई है। हर डिपार्टमेंट में आप देखिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लिए, शिक्षा की बात कर लिए, स्वास्थ्य की बात कर लिए, पीएचई की बात कर लिए, पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, रोड की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए। आप पूरे मिनिस्ट्री में आप यदि राजस्थान को आप स्कैन करेंगे एक दिन के लिए, कोई अपने दर्शक भी ऐसे हैं कि जो बाकायदा नेट सेवी है, यदि वो राजस्थान को स्कैन करेंगे तो लोकल अखबारों की जो खबरें हैं वो कई बार इतनी हास्यास्पद हो जाती है कि लगता है कि ये क्या चल रहा है। बस भगवान भरोसे चल रही है सरकार, इसलिए वो राम के भरोसे सब कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन आप ठीक राम बात। के भरोसे मत छोड़िए। ये प्रदेश में मुख्यमंत्री राम के भरोसे छोड़ने के लिए नहीं लाया गया है। फिर आपको कोई पुजारी बिठा दीजिए मुख्यमंत्री, किसी मंदिर के पुजारी को बिठा दीजिए, वो राम जी उनकी ज्यादा सुनेंगे क्योंकि वो पूजा करते हैं। आप क्या सुनेंगे राम की? मतलब कुल मिलाकर ये दिल्ली को भी सोचना चाहिए। ये दिल्ली को भी सोचना चाहिए, डबल रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री क्यों ऐसे होते हैं? आपके उड़ीसा में भी देख लीजिए, उड़ीसा में अभी एक हम मैं सोच रहा हूँ कि एक इस पे भी एक कहानी करें। उड़ीसा में कटक। कई सालों बाद कटक में हिंसा हुई, क्योंकि वहां भी जी। मांझी है और वहां पे तो वीएचपी ने आरोप लगाया कि प्रशासन लाचार है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि प्रशासन नकारा है, क्योंकि वहां पे भी मुख्यमंत्री हास्यास्पद हो गए हैं। वही हालत उड़ीसा में अपने छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से ज्यादा तवज्जो फाइनेंस मिनिस्टर को है, ओपी चौधरी को, क्योंकि जी। वो बताया जाता है कि ओपी चौधरी को सीधा अडानी जी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ऐसे बताया जाता है। हालांकि अडानी जी इंटरेस्टिंग देंगे, मैं तो नहीं मानता कि अडानी देते होंगे, लेकिन उसी लॉबी को बिलोंग करते हैं वो। एक अग्रवाल को आपने मंत्री से पद से हटाया, वो सांसद बन गए, वो धाकड़ अग्रवाल थे। वहां अग्रवाल बहुत धाकड़ लोग हैं कि जिन्होंने इस प्रदेश में वाकई कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन आपको जब अग्रवाल को मंत्री बनाना था तो आपने फिर ऐसे आदमी को बना दिया जो अडवाणी जी के दरबार में सलाम ठोकता है। तो अब वहां के मुख्यमंत्री को लिटरली पता नहीं है कुछ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि प्रदेश में हो क्या रहा है। जो कुछ भी पता है वो वहां फाइनेंस मिनिस्टर को पता है, ओपी चौधरी को। वही सरकार चला रहे। अब ओपी चौधरी की हालत यह है कि वो एक जमाने में ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो किसी को लिफ्ट नहीं देते। एक युवा मतलब युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी पूरे साल भर मतलब अध्यक्ष रह चुका है, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रह चुका है। वो एक साल से स्ट्रगल कर रहा था मिलने के लिए। जब नहीं मिल रहा था तो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भैया मिलते ही नहीं मंत्री जी। तो क्या हुआ, मंत्री जी बरकरार है, उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जी। तो ये जो नया सिस्टम इजाद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी आज स्वप्निल जी। हाँ। तो वहां पे एक संगठन था। संगठन उन लोगों को आगे बढ़ाता था कि जिनका वजूद है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो आज कैपेबल के थे। डेट में जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीनों का धंधा करने वाले लोग मंत्री बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं। ये तो इन लोगों की नई समझ है। तो इसका मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जमाने में कांग्रेस बहुत पीक पे थी, कांग्रेस नीचे क्यों आ गई? क्योंकि दिल्ली ने चपरासी मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिए। लेकिन उन चपरासी मुख्यमंत्रियों की भले ही उनकी ताकत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन समझ ज्यादा थी। समझ जाता था। मध्य प्रदेश में जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री हुए। 2 बार अर्जुन सिंह, 2 बार मोतीलाल वोरा और 1 बार श्यामाचरण शुक्ल। लेकिन भले ही ये अलट-पलट हो गए, लेकिन अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल, ये इनको आप भले रबर स्टैम्प करें, लेकिन ये समझदार रबर स्टैम्प थे। कम से कम दिए हुए अधिकारों को ठीक से हैंडल करना आते थे। उनका डर था, एक पकड़ थी प्रशासन पे। लेकिन भजनलाल शर्मा की क्या पकड़ है? इसीलिए पहला हादसा हुआ जनवरी में 2024 में, बस 1 साल हो गया, दूसरा हादसा हुआ।
लोग मरते जाएंगे, हम ऐसे शोक करते जाएंगे, प्रधानमंत्री आंसू बहाते जाएंगे, वो जय श्री राम के चरणों में जगह मिले करके होते रहेंगे। क्या ये इसका निदान है क्या? हाँ भाऊ, एक सवाल और है। पहली जब आग लगी, किस पे एक्शन हुआ? ठीक बात। भैरव सिंह वहां पे वो शायद नाम भूल गया मैं, उनके जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय मंत्री है, उनको ये बताना होगा कि अब मात्र वहां जाने से काम नहीं होगा। आप पहले ये बताइए कि आपने पहली बार आग लगी तो क्या किया शॉर्ट सर्किट से? यदि उसी ठीक टाइम बात। पे एक्शन लेते तो आज ये लोग नहीं मरते। अब इसके बाद आप क्या करोगे? फिर तीसरे हादसे का इंतजार करोगे, फिर खबरें छपेगी, फिर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे से पेट नहीं भरता। किसी भी जीवित हानि पैसे से पूरी नहीं होती। आप 4 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, वो पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज जो 25 साल का युवा पिंटू जो है, वो अपने परिवार का भविष्य था। आज वो परिवार हादसे में है। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में कहा गया। और गलती क्या थी उनकी? उन्हें सरकार पे विश्वास रखा। क्या सरकार पे विश्वास रखना इतनी बड़ी गलती हो सकती है? क्या सरकार पे विश्वास रखने से क्या हम अपनी जिंदगी खो देते हैं, अपना भविष्य खो देते हैं? तो फिर सरकार किस बात की? सरकार ठीक होती बात। किस लिए है? भाऊ, ऐसे कई ठीक बात। सवाल है जो इस हादसे से आए। सवाल 8 लोग, 80 लोग मरने का नहीं है। एक जान भी गई तो वो जान जाती है। सरकार की लापरवाही, खासकर अस्पतालों में लापरवाही, यह सोचनीय है। चल गाड़ी का ड्राइवर लापरवाही कहे तो पूरी गाड़ी के पैसेंजर मरते हैं। प्लेन का वो फाइटर यदि वो पायलट लापरवाही करे तो पूरे प्लेन के जितने भी पैसेंजर है उनकी रिस्क होती है। और अस्पताल का डॉक्टर यदि लापरवाही करे, अस्पताल का मैनेजमेंट लापरवाही करे, तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोगों का विश्वास अस्पताल से उठ जाता है। ये ठीक बात है। ये किसी प्लेन हादसे से, रेलवे हादसे से, कार के हादसे से बड़ा हादसा मानता हूं मैं। इसमें कितने लोग मरे ये मायना नहीं रखता, हादसा कैसा हुआ ये मायना रखता है। और हादसा कहाँ ठीक बात। हुआ? जहां जीवन दान देना है, वहां यदि मृत्यु, मरने आप जाते हो क्या? आप जीने जाते हो, वहां मृत्यु आ जाए, वो सबसे घिनौना काम है। और ये ठीक हुआ बात। है राजस्थान में। ठीक बात भाऊ, एक एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल और भी है। दरअसल एक सिस्टम और है। एक सिस्टम तो आपने कहा कि डबल इंजन की जो सरकारें हैं और ये जो रबर स्टैंप है, पर्ची वाले सीएम है, किस तरीके से बेड़ा गर्क करना है। लेकिन एक सिस्टम और भी हो गया है भाऊ। और वो सिस्टम क्या है? हमने कुंभ में भी देखा कि कुंभ हुआ तो उसके बाद से कितने लोग मरे, तो भैया एक काम करो, लीपापोती करो, कर दो लीपापोती, मिटा दो, किसी को पहुंचने मत दो, रिपोर्ट ना करने दो, है ना। अब देखिए कल की तारीख में जो हमने रौनक का भी ट्वीट दिखाया, भाई नए उम्र का लड़का है, जयपुर में था, डोसू का अध्यक्ष रहा है, पहुंच गया वहां पे, पहुंच गया तो उसको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो तुरंत देखो, टाइम पे पहुंच गया था। ये 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 हादसे तो होते रहेंगे। ये हाँ पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ ये इस हाँ। सरकार का पैटर्न है। जो विरोध करेगा उसको पहले अंदर कर दो, जो वहां आवाज उठाएगा वहां अंदर कर दो। लेकिन एक रौनक को बचाने, मतलब अंदर करने से आवाज रुकी ऐसी नहीं हुई। वहां लोग हाँ धरने ठीक पे बात। बैठे हैं, लोग धरने पे बैठे हैं, जिनके परिजन गए हैं वो लोग आक्रोशित है और उनका हम्म आक्रोश जायज है। ठीक है, ये चला गया, वहां पे लोकल लोग भी गए होंगे, कई लोगों ने ट्वीट भी किया, कई लोग और भी हम्म हिरासत में लिए होंगे। ये अपना सोशल, हम्म क्योंकि डेसू वेसू का है तो इसने सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो इसने ट्वीट कर दिया तो लोगों को पता पड़ गया। हाँ, कई लोग और भी होंगे अंदर जो पता नहीं है, कई लोग होते हैं। जाहिर सी बात। वांगचुक गए तो पूरे देश को पता पड़ गया कि वांगचुक गए। ऐसे कई जगह पे हमने हम्म देखा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसको तो जाने पे और अरेस्ट किया। हम्म अजय राय को तो लखनऊ में अजय राय के घर में हाउस अरेस्ट किया क्योंकि बनारस में हाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे जी। ज्यादा हास्यास्पद क्या होता है? हम्म गुजरात प्रधानमंत्री का अपना होम स्टेट है, वहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो सारे कांग्रेस के बड़े नेता हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। हाँ ये डर किस बात का? देखिए, डर हमेशा कुकर्म का होता है। हाँ। जिसने कभी जीवन में कुछ कुकर्म नहीं किए, उस किस बात का डर? हम्म डर चोरों को होता है। जिसने गलती की उसको डर होता है कि मुझे पकड़ी जाएगी, मेरी गलती, मुझे सजा होगी, मुझे हम्म सवाल पूछे जाएंगे, मुझे मेरा हिसाब पूछा जाएगा। जिसका क्लीन कैनवास है वो तो लोगों को बुला बुला के मिलता है, वो तो लोगों को बुलाता है, भागता नहीं है। जी। यहाँ तो
मुझे लगता है कि यदि बहुत अच्छा होता कि मुख्यमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलते कि चलो साथ में दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। मुझे याद है अन्ना हजारे का आंदोलन में जब अन्ना हजारे को मिलने जाना था विलासराव देशमुख को, जब अन्ना हजारे का परिवार पूरा विलासराव जी के घर आके बोल रहे थे कि अन्ना जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने विलासराव देशमुख ने सबसे पहले फोन किसको किया होगा? गोपीनाथ मुंडे को किया। बोले गोपीनाथ जी अपने महाराष्ट्र का आदमी है अन्ना हजारे, अच्छा आदमी है, वो मिलने के लिए बुला रहा है, मुझे लगता है आप साथ में चलोगे तो अच्छा लगेगा। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भाजपा का आदमी है, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। क्योंकि नारायण मतलब वो जो अन्ना हजारे जो थे वो महाराष्ट्र की, उनको लगा कि एक महाराष्ट्र का गांधीयन फिलोसफी का एक आदमी है, पूरा महाराष्ट्र जिसकी इज्जत करता है, और यदि उसने मिलने, वो संकट में है ऐसे टाइम पे और बुलाया है तो आपको उनको जाना चाहिए। तो वो गोपीनाथ मुंडे को साथ में लेके गए थे। एक ये होता है कि क्योंकि विलासराव को कोई डर ही नहीं था कि वो कुछ कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे अन्ना के खिलाफ, कि मैं गोपीनाथ जी को लेके जाऊंगा तो उनको षड्यंत्र का पता पड़ेगा। जिसकी क्लीन स्लेट होती है वो सबको लेके चलता है, सिर्फ बोलता नहीं सबका विकास सबका साथ, वो सामायिक सबको लेके चलेगा कि चलिए जरा देखते हैं क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर वहां पे मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष पूछेगा कि भाई पहली भी आग लग गई थी तो क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष ने बहुत कड़ा बोला है। उनने तो सबसे पहले वो आदमी है जिन्होंने कहा कि यह हत्याएं हुई है, मैं इसको हादसा नहीं मानता, यह हत्याएं हुई है क्योंकि हमारी लापरवाही, सरकार की लापरवाही से हुई है। जो भाटी जिसका आपने दिखाया था उसने भी यही कहा कि लापरवाही हुई है। तो ये उसका पैटर्न है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप आवाज दबाने से लोग रुकते नहीं, ये बात सबको पता पड़ गई। आज पूरा राजस्थान इस बात से चिंतित है कि ऐसा कैसा चलेगा राज्य, ऐसा कैसा चलेगा राज्य। जी, ठीक बात। चलिए, अब दो चीजें समझ में आती हैं, और वो ये कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, पर्ची वाले सीएम साहब हैं, और अधिकारियों को पता है कि भाई पर्ची वाले सीएम साहब हैं तो कुछ भी करो। और पर्ची वाले सीएम साहब ने तो बकायदा कह दिया, लिख दिया कि श्री राम अपने चरणों में मृतकों को स्थान दे, उन दिवंगत आत्माओं को स्थान दे। यानी कि अस्पताल जहां पे लोग जान बचाने के लिए गए थे, वहां से सीधे टिकट कट गया कि चलो भैया तुमको मोक्ष दिला रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, हत्यारा कौन? और फिर एक सवाल यह भी कि आखिरकार डर क्यों लगता है सरकार को? इस बात का डर कि भैया आवाजों को दबा दो ताकि सच्चाई सामने ना आए। लेकिन सच तो सच है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह कहीं दुबक के बैठा रहता है, रोशनी आती है और फिर वो बाहर निकल आता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बेहद ही दुखद घटना है, लेकिन सोचने की जरूरत है आज कि आखिरकार क्या ऐसे ही चलेंगी सरकार, डबल इंजन की सरकार? बहुत शुक्रिया भाव।